अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ वॉन नोमियन डिज़ाइन। वॉन नोमियन हमारे पास एक साइंटिस्ट था, वो और उसकी टीम ने इन 1951 में कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी डाटा या प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक डिज़ाइन प्रपोज किया था। उस डिज़ाइन को क्या कहा जाता है? वॉन नोमियन डिज़ाइन कहा जाता है। बेसिकली हमारे पास मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा या प्रोग्राम स्टोर हो रहे होते हैं, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो इसी वॉन नोमियन डिज़ाइन को यूज़ करते हुए अपना डाटा या प्रोग्राम्स को सिस्टम में स्टोर करते हैं। ठीक, कंप्यूटर हमारे पास बेसिकली किस तरह से काम कर रहा होता है, वो हर मेमोरी में जो पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन है उसको वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उस पर क्या कर रहा होता है? एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, हमें पता है कंप्यूटर है पर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे सेमीकंडक्टर से बना हुआ सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हमें पता है कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में लिंक करके रिलेट करते हुए रिक्वायर्ड एक्शन जो भी हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमें एक आर्किटेक्चर की ज़रूरत है हर सूरत में। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे पास क्या है? कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क या यूज़र रिक्वायर्ड टास्क। ठीक हो गया कि हमारे पास यूज़र जो टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है, ठीक है, तो जितने कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो आपस में वर्क करते हुए, ठीक है, लिंक करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की फिर बात की जाए कि वो क्या है? इज़ द वे इन विच कंपोनेंट्स कनेक्ट टुगेदर। ये एक मेथड है, तरीका है जिसके ज़रिए जितने भी हम कह रहे हैं कि मल्टीपल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो उस मेथड, उस तरीके के किस तरह से एक दूसरे के साथ ये लिंक करेंगे उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स लाए करते हैं, जिस तरह से कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी, आईओ यूनिट एंड बस इंटरकनेक्शन। आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक, अब कंप्यूटर कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ये एक कंप्यूटर सिस्टम का सिंपल सा एक आर्किटेक्चर दिखाया गया है कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी कम्युनिकेट कर रही होती है हमारे पास मेन मेमोरी से। ठीक है, मेन मेमोरी, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आईओ डिवाइसेस, इनकी आपस में कम्युनिकेशन की जाती है बस इंटरकनेक्शंस के थ्रू। ठीक है, जो डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी मिलके हमारे पास क्या बनाती है? बस इंटरकनेक्शन बनाती हैं। और नेक्स्ट आईओ डिवाइसेस में हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसा से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारी क्या हैं? हमारे पास आईओ डिवाइसेस हैं। तो आईओ डिवाइसेस इस आईओ यूनिट के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं हमारे सीपीयू के साथ। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स उसको डिटेल में। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग वट एक्शन इज़ टू बी परफॉर्म ऑन वट डाटा। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या है, क्या कर रहा होता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है या हम क्या काम करना चाह रहे हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है या जो भी काम हम कंप्यूटर से लेना चाह रहे हैं वो कंप्यूटर को कौन बता रहा होता है? हमारा कंट्रोल यूनिट बता रहा होता है। वो सारी की सारी कंट्रोलिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन अपने सिस्टम में से फैच करनी है, उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उसको किस तरह से इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको डिकोड करना है एंड देन उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना। ये सारा का सारा काम, इंस्ट्रक्शन फैच करना, उसको डिकोड करना एंड देन उसकी एग्जीक्यूशन। ठीक हो गया, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा होता है? हमारा कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेन मेमोरी। हमारा जितना भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें कहीं पे स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी डाटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर हो रही होती हैं? मेन मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं, जहाँ से हमारा कंट्रोल यूनिट उनको फैच करते हुए उन पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक हो गया, इसको कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहा जाता है मेन मेमोरी को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आईओ यूनिट। आईओ यूनिट बेसिकली क्या है? कंट्रोल प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद प्रीफ्री डिवाइसेस। प्रीफ्री डिवाइसेस हमारे पास क्या है? आईओ डिवाइसेस, अभी जो हमने देखी थी पीछे ये
ये देखें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारी क्या है हमारी प्रीफिल्ड डिवाइसेस हैं। तो हमारे पास आईओ यूनिट बेसिकली क्या कर रहा होता है, प्रीफिल्ड डिवाइसेस जो आईओ डिवाइसेस हैं उनकी कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहा होता है विद प्रोसेसर के। प्रोसेसर ने किसी भी डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो डायरेक्टली नहीं देता, थ्रू आईओ यूनिट जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन देता है। हमारे पास ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जहाँ पे लिखा हुआ है ये एज एन आईओ यूनिट वर्क कर रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितनी एक्चुअल एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शन पे, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस ALU में परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक्चुअल एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है, इसके दो पोर्शंस हैं, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। जितने भी बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के जितने फंक्शंस हैं, जितनी कैलकुलेशन है, वो अगर हमने परफॉर्म करनी हो तो वो किस में परफॉर्म हो रही होती है, अरिथमेटिक यूनिट में परफॉर्म हो रही होती है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉजिकल यूनिट। जितनी हमारे पास कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, कंपैरिजन के जितने, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल, लेस देन, इक्वल, ये सारे हमारे पास क्या है, कंपैरिजन फंक्शंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास कहाँ पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, लॉजिकल यूनिट पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास क्या है, बस इंटरकनेक्शन। हमारे पास जितने अभी हमने कंपोनेंट डिस्कस किए, ये सारे कंपोनेंट्स आपस में लिंक किस तरह से होंगे, इन सारों को लिंकिंग करने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए, उसको क्या कहा जाता है, बस इंटरकनेक्शन कहा जाता है। जो हमारे पास बसेस होती हैं, बेसिकली वायर्स होती हैं, जिनके थ्रू हम हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो कनेक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके पास किस तरह से पॉसिबल हो रही है, थ्रू बस इंटरकनेक्शंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अब CPU को इन डिटेल देखेंगे। जिस तरह से आपको फिगर में नज़र आ रहा है, CPU या प्रोसेसर जो है हमारे पास मेन हमारा मेमोरी का कंपोनेंट है, जिसके बगैर सिस्टम का कंपोनेंट है, जिसके बगैर हमारा सिस्टम जो है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इट। CPU के बगैर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कि सारी की सारी प्रोसेसिंग, हर चीज़ यहाँ पे कंट्रोल हो रही है और यहीं पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। जितने भी ऑपरेशंस हैं हमारे पास किस पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, CPU में परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब CPU के आगे दो मेन कंपोनेंट्स हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो अभी हमने देखा, और कंट्रोल यूनिट। ये दोनों चीज़ें हमारे पास कहाँ पे लायक आ रही होती हैं, CPU के अंदर लायक आ रही होती हैं। इसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वही हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहा होता है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आपने या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ALU में परफॉर्म हो रहे होते हैं। और ये लाए कहाँ पे कर रहा होता है, CPU में लाए कर रहा होता है। इसी तरह से कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम क्या था, जितने ऑपरेशंस, जिस डाटा पे मैंने परफॉर्म करना है और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैंने, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये ALU को कौन बताएगा, ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है, जो CPU का दूसरा पार्ट है। कंट्रोल यूनिट सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं, जितनी भी बस इंटरकनेक्शन हो गया, बाकी जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं, मेन मेमोरी, और उनको उन सारों से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस उनको दे रहा होता है, उनसे डाटा आ रहा है या जा रहा है, या ALU में जितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उन सारों की कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी। अभी जैसे हमने पीछे भी देखा था कि इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों, किस लिए, जितना भी डाटा है जो हमने स्टोर करना है वो सारा कहाँ पे पड़ा होता है, मेन मेमोरी में पड़ा होता है। जितना भी डाटा है जिस पे हमने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ALU में कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो वो डाटा ALU में कहाँ से आएगा, मेन मेमोरी से आएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम उसके बात करते हैं स्ट्रक्चर की मेन मेमोरी के। मेन मेमोरी बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई एक चिप होती है, जिस तरह से आपको नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 4 चिप्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, एक किसी सिस्टम में एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये चिप्स जो हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं। इसमें आपके पास मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन किए जाते हैं, और हर सेल 1 बिट को स्टोर कर रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, लॉजिकली ऑर्गेनाइज एज ग्रुप ऑफ 8 बिट्स।
अब इसमें जितना भी डाटा स्टोर किया जाता है, बिट्स 8 बिट्स को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, 1 बाइट कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 1 बाइट के अकॉर्डिंगली हमारे पास मेन मेमोरी में डाटा स्टोर हो रहा होता है। बाइट के अकॉर्डिंगली डाटा को एक्सेस किया जाता है। ईच बाइट असाइन यूनिक नंबर कार्ड एड्रेस। अब हर बाइट को रेफ़र करने के लिए, जिस तरह से हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपको रेफ़र करने के लिए क्या आपके रोल नंबर से साइन कर दिए गए हैं, जिसकी बेस पे आपको कॉल किया जाता है। ठीक इसी तरह से एक मेमोरी में जो बहुत सारे सेल्स, बाइट बाय बाइट सेल्स जो पड़े हुए हैं, ठीक है, अब उन बाइट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा, एक नंबर की बेस पे एक्सेस किया जाएगा, उनसे डाटा रीड किया जाएगा या उन पर डाटा राइट किया जाएगा। तो उस स्पेशल नंबर को क्या कहा जाता है, उसका एड्रेस कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है वो किस बेस पे डिटरमिन की जाती है, उसके मेमोरी एड्रेस की बेस पे डिटरमिन की जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद प्रीफीड डिवाइसेस। हमारे पास क्या है, जितनी भी कम्युनिकेशन हमारे पास हो रही है स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो हमारा सीपीयू बेसिकली जितना भी डाटा इसमें आ रहा है या जा रहा है, या प्रीफिल्ड डिवाइसेस से जो डाटा आ रहा है वो सीपीयू के थ्रू कम्युनिकेट करते हुए हमारे पास यहाँ पे मेमोरी में सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, असेसिंग डाटा। हम किस तरह से मेमोरी में जो पड़ा हुआ डाटा उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए अभी मैंने बताया हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस की बेस पे, उस एड्रेस को मेंशन करते हुए हम वहाँ पे पड़ा हुआ डाटा एक्सेस कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई डाटा अगर हम राइट करवाना चाह रहे हैं तो वो राइट करवा सकते हैं। नो मैकेनिकल मूवमेंट वाइल असेसिंग डाटा। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है कि कोई मैकेनिकली कोई चीज़ हम इधर से उधर मूव नहीं कर रहे होते, जो एक्चुअल फिजिकली चीज़ की मूवमेंट नहीं होती, इसमें सिर्फ सिग्नल्स और डाटा की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। फास्ट एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरीज। मेन मेमोरी हमारे पास बाकी मेमोरीज की निस्बत ज़्यादा फास्ट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या कहा जाता है, रैम भी कहा जाता है। रैम नॉर्मली हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है, इस मेमोरी में जो डाटा लाया कर रहा होता है, हम डायरेक्टली उस डाटा पे, जो भी डाटा मैंने सर्च करना है तो मुझे फिजिकली हर एक जो पहले डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उससे ढूंढते हुए एंड पे नहीं जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली उस डाटा पे पहुंच सकती हूँ। जिस तरह से आपकी बुक है, बुक के मैं कहूँ कि इस पेज नंबर पे, तो आप डायरेक्टली उस पेज नंबर पे चले जाते हैं ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी बेसिकली इसी तरह से डायरेक्ट जो भी लोकेशन वो मेंशन करता है, डायरेक्ट उस पर वो जंप करके वहाँ से डाटा को क्या कर सकती है, रीड कर सकती है। द डाटा in any holding cell can be accessed immediately for purpose of reading or writing by supplying its address। ये जो अभी मैंने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की बताई वो वही बता रहा है कि आपके पास क्या है, डायरेक्टली उस एड्रेस को स्पेसिफाई करते हुए उस जगह पे पड़ा हुआ डाटा हम रीड भी कर सकते हैं, या कोई डाटा हम राइट करना चाह रहे हैं तो राइट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। एनी रैंडम साइट कैन बी डायरेक्टली असेस्ड। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्टली जो भी कोई भी लोकेशन जो है उसको आप डायरेक्टली असेस कर सकते हो, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मेमोरी असेस मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, स्टोर डाटा टेम्परेरी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम में डाटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक हम उसको पावर दे रहे हैं, जब तक कि हमारे पास सिस्टम ऑन है, ठीक है। जैसे ही सिस्टम ऑफ हो गया, पावर सप्लाई ऑफ होगी, तो जो भी रैम में डाटा पड़ा हुआ है वो सारा रिमूव हो जाता है। इसी वजह से इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी क्या है, जब वो डाटा तब तक स्टोर रखेगी जब तक हमारे पास क्या है, पावर अवेलेबल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैम रीड राइट मेमोरी है। इसका क्या मतलब है कि हम एट अ टाइम इस पे डाटा, इससे डाटा रीड भी कर सकते हैं और इस पे डाटा राइट भी कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी जो हमने मेन मेमोरी देखी कि हमारे पास डाटा बहुत सारा आ भी रहा होता है, उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी तो नेक्स्ट डाटा आ रहा है, तो ठीक है, तो नेक्स्ट फिर डाटा हम उससे रीड भी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें न्यू डाटा राइट भी कर रहे हैं, ठीक। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो रैम हुआ है उसको बनाने की दो टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं, ठीक हो गया। एक है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि
इस तरह की मेमोरी में डी रैम में डाटा स्टोर करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पल्सेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है किसी भी स्टेट क्या है, 0 या 1 है। ठीक है, तो उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट की बेस पे हमारे पास डाटा जो है इसमें स्टोर हो रहा होता है। बेसिकली कैपेसिटर्स होते हैं जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, उस डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो कैपेसिटर को वैल्यू 1 या 0 देने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। ठीक, फिर हमें भी ये भी पता है कि कैपेसिटर विद टाइम जो है क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास डी रैम को कंटिन्यूसली कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया। जिस टाइम पे फिर हम हमारा जो सेल्स हैं वो रिचार्ज हो रहे होते हैं, उस टाइम पे हम उस सिस्टम में या उस मेमोरी में जो डाटा लाया कर रहा है उसको रीड या राइट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें ये क्या है, लीस्ट एक्सपेंसिव, मतलब आपके पास इसकी कॉस्ट कम है और डाटा रीड राइट के हवाले से ये स्लो है। जिस तरह से अभी रिचार्जिंग हो रही है तो उस टाइम पे डाटा रीड नहीं कर सकते या राइट नहीं कर सकते, मुझे वेट करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये क्या है, स्लो है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम बेसिकली एस रैम जो है मेरे पास, इसमें जो रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डाटा परमानेंटली विद हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स का सर्किट होता है जिसके थ्रू स्टोर हुआ होता है। ठीक है, तो इस वजह से डाटा एक्सेस मैं किसी भी टाइम कर सकती हूँ क्योंकि रिचार्जिंग नहीं हो रही तो मुझे कोई वेट नहीं करना पड़ रहा। ठीक हो गया। तो ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। ठीक हो गया। फास्ट है क्योंकि कोई मेरे पास वेट टाइम नहीं है और इसकी पावर कंजम्पशन भी कम है। पावर कंजम्पशन कम इसलिए है कि बार बार मुझे रिचार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक हो गया। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली इसकी पावर कंजम्पशन भी कम हो गई है। ठीक, इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास कैश मेमोरी जो यूज़ की जाती है वो रैम की बेस्ट एग्जांपल है, स्पेशली स्टैटिक रैम की। ठीक हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।